नमस्कार, एजेंडा बेधड़क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर चुनावों में हुई देरी को लेकर बीते कुछ वक्त से सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस में विवाद है। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद कांग्रेस उत्साहित है और इसी बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान देकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साल 2024 में इस तरीके की बातें कर चुके हैं। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि कांग्रेस के इन आरोपों में आखिर कितना दम है या फिर ये बातें महज सियासी हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं परुष भारद्वाज जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। परुष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डॉक्टर चेतन राजपूत जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। चेतन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में राधेश्याम भारती जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राधेश्याम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले परुष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आपकी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि राजस्थान में सरकार नहीं चल रही है बल्कि और कुछ चल रहा है। कैसे लगता है आपको? 1.5 साल का सरकार का लगभग का कार्यकाल है, 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा मान लीजिए, लेकिन लगता क्यों है ऐसा सब कुछ? दीपक जी, देखिए, जब से ये सरकार बनी है और सरकार बनने से पहले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इन लोगों ने हमारे पे जो जो भी आरोप लगाए, जी। और सरकार बनने के बाद में देखिए स्थिति इनकी ये हो गई कि हमारे पे जो आरोप इन्होंने लगाए ये इनकी जो कार्यशैली है वो उसके विरोधाभासी रही। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे वो बिजली पेट्रोल के महंगे सस्ते होने का मामला हो, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा का मामला हो, या फिर है ना और भी किसी प्रकार के मामले हैं। आपको ध्यान होगा कि सरकार जब से बनी उसके बाद देखिए सबसे बड़ा इनका मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा था। आज स्थिति हो गई कि छोटी 6 साल की बच्ची से, छोटी 6 महीने की बच्ची से लेकर के 60 साल तक की वृद्धा जो है वो राज्य में सुरक्षित नहीं है। आपके और हमारे सबके देख रही बात है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये भी रही कि राज्य में अलकायदा की गतिविधियां चलती रही, सरकार सोती रही और राज्य की एजेंसियां सोती रही। केंद्र की जो एजेंसियां उन्होंने उसको डिटेक्ट किया। हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ पे डिप्टी सीएम सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, हमारे यहाँ पे स्पीकर सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि स्पीकर जब अजमेर से जयपुर आ रहे थे, उनके काफिले के अंदर जो है असामरिक तत्व जो है उसमें अंदर एंट्री कर गए थे। और उसके बाद में क्या होता है, कार्रवाई क्या होती है, जाकर के पता पड़ता है कि साहब धमकी देने वाले जो लोग हैं वो जेल में पड़े हुए हैं। अब जेल में पड़े लोगों को आप वापस अरेस्ट कर दोगे, यानी आपकी कानून व्यवस्था का कोई इकबाल नहीं रहा। आप देखिए पेपर वाले भर्ती वाले मामले के अंदर, एसआई वाले मामले में कहा तो इन्होंने कहा था कि हम 38 को जो है भर्ती को निरस्त कर देंगे। अब स्थिति क्या हो गई कि उसमें देखिए कितना इनका जो है उहापोह की इनकी स्थिति रही। बिजली के समय आपको पता होगा कि हमने एक जरा सा फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया था, जबकि हम लोग जो है प्रदेश के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे, किसानों को 2000 यूनिट प्रति माह हम लोग फ्री दे रहे थे। उस पर ये लोग इतना बवाल मचाया करते थे कि साहब देखिए फलाने राज्य में बिजली इतनी सस्ती है, फलाने राज्य में इतनी सस्ती है। इन्होंने आते ही क्या किया, सबसे पहले तो इन्होंने आते ही जो मुफ्त बिजली का रजिस्ट्रेशन थे नए कनेक्शनों पे, उस पर इन्होंने रोक लगाई। उसके बाद में आप देखिए इन लोगों ने जो है फ्यूल सरचार्जेस बढ़ाए, उसके बाद बिजली की दरें बढ़ाई। और आज तुलना कर लीजिए आप कि हमारी जो समय की जो बिजली की दर में है और आज की जो बिजली की दर है उसमें क्या स्थिति रही। गर्मी में पानी का भी यही हाल है। आप देखिए गर्मी में नजरों में सरकार का इकबाल नहीं रहा कानून व्यवस्था को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं, या सरकार विफल रही है कह रहे हैं आप? पानी, बिजली, बाढ़ राहत हो, चाहे अकाल राहत हो, चाहे कोई भी मामला, आप मुझे बता दीजिए सरकार की उपलब्धि। एक विभाग की आप मुझे उपलब्धि बता दीजिए। चलिए ठीक है, एक बार अभी डॉक्टर चेतन राजपूत जी जुड़ चुके हैं, वो बता देते हैं कि सरकार की उपलब्धि क्या है और वो आपकी कमियां भी बताएंगे। ठीक है चेतन जी, आप बता दीजिए, सरकार नहीं सर्कस चल रही है, आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। दीपक जी, मैं तो दाद देता हूँ गोविंद सिंह जी डोटासरा को और उनकी हिम्मत को। ये वही थे जब ये शिक्षा मंत्री थे तत्कालीन कांग्रेस सरकार के अंदर, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक सम्मेलन में पूछा था क्या आपको तबादलों में पैसे देने पड़ते हैं, तो शिक्षकों ने खड़े होकर के कहा हाँ हमें पैसे देने पड़ते हैं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी मंच पे मौजूद थे और बाद में इनको हटा भी दिया कांग्रेस सरकार ने। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने कोरोना काल के अंदर से होटलों से सरकार चलाई। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसके खुद के डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी अजमेर से जयपुर पदयात्रा निकालते हैं सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसके भरत सिंह जी कुंदनपुर जो कोटा बारा जिले से आते हैं, उन्होंने तत्कालीन खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया पे जो लिखित में आरोप लगा के मुख्यमंत्री जी को बताया। ये वही सरकार है कांग्रेस की जो लाल डायरी जिसको प्रसिद्ध किया था राजेंद्र सिंह हुड्डा ने। आज हिम्मत होती है इनको हमारे कहने की। अब आता हूँ काम के ऊपर। अभी हमारे पड़ोस जी ने बात की बिजली की, क्या करके गए ये बिजली के अंदर? बिजली के अंदर ये करके गए कि सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्थान के हर नागरिक को बिजली 100 यूनिट फ्री मिलेगी, तत्कालीन सरकार ने घोषणा की थी।
फिर इन्होंने एक धोखा किया। चुनाव से जस्ट पहले इन्होंने, आपको याद होगा, पिंक कैंप लगाए थे रजिस्ट्रेशन के नाम पर। उस रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो धोखा किया, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया शहरों में या कहीं भी, उनको तो सब्सिडी मिली, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो सब के सब गांवों में 80% लोग बाहर हो गए। ये कांग्रेस पार्टी के धोखों का आज रिजल्ट आया उपचुनाव के, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के। कांग्रेस पार्टी के पास 10 सीटें थी, 6 रह गई है, 4 हार गई है। जितने भी लगातार उपचुनाव हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे प्रधान का हो, और चाहे स्थानीय वार्डों के हो, कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई है, ये दुर्गति हुई क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी जनता के मुद्दे नहीं उठाती है, विधानसभा के अंदर नहीं उठाती है, इनके विधायक नहीं उठाते हैं, इनके सांसद नहीं उठाते हैं। जिस प्रकार से लोकसभा की कार्रवाई अपन ने देखी अभी मानसून सत्र के अंदर, एक भी मुद्दा कांग्रेस के शासन ने नहीं उठाया। महत्वपूर्ण बिल आए, उन पे कांग्रेस के मित्रों को चर्चा करनी चाहिए थी, सुझाव देने चाहिए थे। बिल फाड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता है। आप स्वस्थ चर्चा करते, सरकार को सुझाव देते। जेपीसी के अंदर गया, वहां आपके प्रतिनिधि है जेपीसी के अंदर, वो सुझाव देंगे, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, सरकार से सुझाव होगी जरूर मानेगी। ऐसे काम नहीं करती, क्या करेगी? आज ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, मैं किसी चैनल पे देख रहा था जी कि आप अपने जनता के बीच में जाइए, हमारे ऊपर आरोप लगाने से कोई, इसी पे आरोप लगाने आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मत आपको जनता ही देगी, ठीक है। जनता ही आपको चलिए जिताएगी। मैं वापस जनता आ का जाता हूँ, आशीर्वाद के लिए वापस आ जाता हूँ मैं एक बार, जमीन पर जाइए, एक बार- जनता के बीच में रहिए, ठीक है जनता आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है चेतन जी, आता हूं वापस। राधेश्याम भारती जी भी जुड़े हुए हैं। राधेश्याम जी, अब देखिए सरकार का कार्यकाल मोटे तौर पर 1.5 साल का है, भजनलाल सरकार का, बीजेपी की सरकार का। ये सरकार जो चल रही है 1.5 साल पुरानी सरकार है, इस पर आरोप लग रहे हैं कि सर्कस चल रहा है, सरकार नहीं चल रही है। आखिर आपको कितना दम लगता है बातों में? क्योंकि बहुत ज्यादा आकलन 1.5 साल के भीतर किया नहीं जा सकता है जिसमें लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता भी निकल जाए। देखिए दीपक जी, 2.25 साल करीब हो गए सरकार को जी और इस 2.25 साल के अंदर सरकार के कार्यों को हम देखें तो नए, बिल्कुल नए मुख्यमंत्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री के रूप में आए और इन्होंने जो 1.5-2 साल के अंदर जो काम किया है उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। देखिए मतलब ये कहना कि सरकार कहीं है ही नहीं, ये सर्कस की तरह से हो चल रहा है, पर्ची की है, जाने का इंतजार कर रहे हैं 5 साल पूरा करने का, ये इस तरह की जो बातें हैं वो कोई जिम्मेदाराना बात नहीं है। डोटासरा जी ऐसे कह रहे हैं तो ये कहीं गले उतरने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक चुनावी प्रक्रिया है, वो एक अलग चीज है जिसको लेकर के, और डोटासरा जी ने जो कहा, क्योंकि आप देखिए कोई नए यदि हम सुधार कुछ लाना चाहते हैं, जी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं लाना, तो उसके लिए वेट भी करना पड़ता है, समय भी लगता है। अब ये तो है नहीं कि साहब जो है निकाय के चुनाव, कई निकाय जिनको 6 साल से अधिक हो गया चुनाव हुए, पंचायतों के भी 6 साल से अधिक हो गए, तो कानूनी रूप से जो है इनको 5 साल के अंदर चुनाव कराने चाहिए थे। एक मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, और एक विपक्ष के नेता के माध्यम से उनका ये उठाया जाना भी उचित है। लेकिन इसमें देखिए सरकार की जो इच्छा शक्ति है, हम सुन रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होंगे पंचायतों के, निकायों के, सबके एक साथ। यदि एक राज्य और एक चुनाव इस तरह से, मान लीजिए एमएलएज के भी एक तरफ अपन रखते हैं और निकायों के और सरपंचों, पंचायतों के और इन सब के चुनाव भी एक साथ करवाए जाएं, तो इसमें हानि क्या है? इसमें तो कहीं लोकतांत्रिक लगता नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ परंपरा जो है उसको हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी एक साथ सारे, तो प्रशासन को भी दिक्कत नहीं आएगी, जनप्रतिनिधियों को भी दिक्कत नहीं आएगी, और एक साथ सारे चुनाव हो जाएंगे, गांव की सरकार भी बन जाएगी, शहरों की भी बन जाएगी, इसमें कहीं हानि नहीं लग रही है। ठीक है। तो इसको, और जहां तक सरकार के लिए देखिए ये कहा जा रहा है ना कि काम नहीं कर रही, साहब किसानों को उनकी सम्मान निधि बराबर मिल रही है, कुछ न कुछ बढ़ा के हर साल, जैसा बजट में वो किया था कि 20% बढ़ के मिलेगी,
ERCP पे तुरंत सरकार ने आते ही काम किया, ठीक है। यमुना का पानी शेखावाटी को जल्दी से जल्दी देने का। जी। अब सरकार के सामने देखिए एक मुद्दा ये बड़ा है जो कांग्रेस को भी उठाना चाहिए, कि जो ये स्मार्ट मीटर जो हैं, जी। बिजली विभाग द्वारा जो लगाए जाने की कवायद चल रही है, उसमें पूरा राजस्थान कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, हर आदमी असंतुष्ट है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, बंद का अभियान चल ठीक रहा है, है। मैं आता हूँ तो राधेश्याम जी, देखिए वापस आता हूँ आपके पास। सरकार है, ठीक, उसको इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं सर वापस आपके पास। परोज जी, आपने सुन लिया होगा, कानून व्यवस्था की बात आप करते हैं कि कानून व्यवस्था में 6 साल की बच्ची से लेकर जो वृद्ध है 60 साल की, वो तक महफूज नहीं है। अब ये आपकी बातें, आपकी सरकार की बातें याद कराएंगे तो वो खाजूवाला का मामला ले जाएंगे, वो कोटड़ा भीलवाड़ा भी याद दिला देंगे, कैसे एक भट्टी के अंदर एक मासूम बच्ची को जला दिया गया था। ये तमाम बातें आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये 1.5 साल का जो वक्त है, बहुत जल्दी नहीं लग रहा कि आप लोगों ने बहुत जल्दी हमला करना शुरू कर दिया, या वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जो आप लोगों ने हमला किया है, उसमें आप लोगों को 2020 में, वापस मैं याद दिला दूंगा, पिछले दिनों भी मैंने आपको याद दिलाया था, 2020 में आप लोगों ने भी देरी कर दी थी। देखिए दीपक जी, ये हमारे भारतीय राजनीति के अंदर और आप खास करके आपके मीडिया जगत में भी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी जो पिछले कुछ समय से परंपरा चली है कि हम वर्तमान सरकार की आलोचना करने का जो विपक्ष का संवैधानिक दायित्व है, विपक्ष यदि उस मामले में कुछ बोलता है तो हम लोग जो है वो वर्तमान में बात नहीं करके टाइम मशीन में बैठ जाते हैं, या तो हम सरकार के भविष्य के विजन बताने लगते हैं, या फिर हम भूतकाल की हमारी कमियां बताने लगते हैं। भाई हमारे में कमी थी, अगर जनता ने हमें विपक्ष में बैठा दिया, तो अब जब जनता ने हमें सजा दे दिया, अब आप बार बार अगर हमारी कमियां बता करके अगर वर्तमान सरकार की आलोचना से हमें रोकेंगे, तो मुझे लगता है मैं रोक नहीं रहा। अरे सर, रोकते तो हम आपको आमंत्रित थोड़ी करते। पौरू जी, आपको आमंत्रित किया सम्मान सर, मुझे बोल लेने दीजिए, बोल लीजिए। एकदम टूटता है बात का। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए ये परंपरा ही गलत है कि साहब आज वर्तमान सरकार में कोई कमी है तो आपने भी ये किया था, हमने किया तो वो हमने जनता ने सजा दे दी, तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार की बात करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की आप स्थिति देखिए, चेतन जी का मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं इनकी स्थिति ये समझता हूँ कि बड़े भाई है मेरे, परंतु देखिए इनको पार्टी लाइन पे बोलना पड़ता है, नहीं तो पार्टी वाले कहेंगे बोले भैया आप क्या बोलिए। तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को से भी आप कोई भी सवाल कर लीजिए, भाजपा के प्रवक्ताओं को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी तक को आप संसद में देख लीजिए, ये लोग टाइम मशीन में बैठ करके 1947 की यात्रा करने लग जाएंगे, 65 की यात्रा करेंगे। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था, राजीव गांधी ने ऐसा कर दिया था, इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया था, पर ये नहीं कहते कि हम अभी क्या कर रहे हैं और हम जो भी कर रहे हैं उस पर जो विपक्ष उंगली उठा रहा है उस पर हम चर्चा करें। अब आप देखिए, हम संविधान की बात करते हैं, हम लोग बार बार जिन पे संविधान की गरिमाओं का हनन करने का आरोप लगाते हैं, तो वो ऐसे थोड़ा लगा देते हैं। कल आप देखिए पंचायती राज संस्थाओं का मामला और जो नगर निकाय के चुनाव का मामला, ये संवैधानिक प्रावधान है ना इस 243 ई में और 243 यू के अंदर, कि चुनाव हर 5 साल के अंदर अंदर होंगे, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, चाहे जो है आपको परिसीमन करना है, वोटर लिस्टों में कुछ सुधार करना है तो आप कीजिए ना, 5 साल रहते रहते कीजिए ना। सरकार को तो आए हुए 1.5 साल हो गए, सरकार कोर्ट के डांट के बाद भी आप इनकी नकटाई देखिए, शब्द के लिए माफी चाहता हूं, नकटाई शब्द काम में ले रहा हूं मैं। आप देखिए कोर्ट के डांट के बाद भी जब चुनाव आयोग ने कोर्ट में जाकर के कहा कि सब सरकार हमें बार बार जो है चिट्ठी लिख रही है कि भाई चुनाव हम टालेंगे, अब उसके बाद जब कोर्ट के फटकार बढ़ती है उसके बाद चुनाव आयोग तो एक्टिव हो जाता है कि हम चुनाव कराएंगे, पर सरकार कहती है बोले अभी हम अध्ययन करेंगे। मतलब ये कोर्ट की डांट पड़ने के बाद भी इनके चेहरे पे शिकन नहीं है, इनमें शर्म नहीं है, ये अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसी बात का विरोध करती है। और आपने जैसा कि इनसे कहा, मुझे बता दीजिए कि राज्य का मुख्यमंत्री को 3-3 बार जान से मारने की धमकी मिल गई, फिर कौन सुरक्षित है राज्य के अंदर? मुझे बता दीजिए। कल को कोई भगवान नहीं करे हमारे मुख्यमंत्री के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, कौन जिम्मेदार है? मुझे इस बात को बता दीजिए। और आप कह रहे नए, अब देखिए नया तर्क और आ गया, साहब नए मुख्यमंत्री है, टाइम लगता है साहब। कोई घर वाले जो हमारे घर में, मेरे घर में अगर मैं कोई नई कार लेकर के आऊंगा तो वह मेरे बच्चा जब तक ट्रेंड नहीं होगा उसको नहीं दूंगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के देश के नेतृत्व की हाल, राजस्थान को एक्सपेरिमेंट की टेबल बना दिया कि हम एक नए आदमी को। देखिए मैं मानता हूं, मैं समझ सकता हूं पौरू जी, एक्सपेरिमेंट की टेबल बना दिया राजस्थान को, मध्य प्रदेश में नहीं बनाया था, या मध्य प्रदेश में नहीं बनाया तो उसके बाद में क्या कुछ स्थितियां आप लोगों के साथ हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की और वो सब चीजें, ठीक है आपके सामने है। खैर, और राजस्थान में भी होते होते बची थी, लेकिन पुरानी बात नहीं करूंगा मैं आज आपके लिए। आपने बहुत ही विनम्रता से कहा है तो आज मैं नहीं करूंगा पुरानी बातें आपकी सरकार ने क्या, क्योंकि आपने मान लिया था कि आपकी सरकार ने गलती की थी, उसके बाद में सरकार से जाना पड़ा। खैर चेतन जी आप बता दीजिए। परिपाटी गलत है, परिपाटी गलत है। जब आप हो गए, कोर्ट हो गई, हम हो गए, जनता ने जनता ने सजा दे दी, उसके बाद क्या बाकी रह गया? वर्तमान में बात कीजिए ना, वर्तमान में सरकार। अरे मान लिया ना पौरू जी, आज वर्तमान में बात करेंगे, मैं पुरानी बात ही नहीं करूंगा आपसे। आपने मान लिया कि हमारी गलती हुई होगी तो सरकार चली गई हमारी, नहीं करेंगे आज पुरानी बात।
वरुण जी जनता के बीच में ये ले जा रहे हैं, दीपक जी जनता के बीच में ये बता रहे हैं हमने ये किया है, जनता के बीच में हम ये ले जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमने ये किया है। और इसीलिए आज जो उपचुनाव के परिणाम आए उसमें कांग्रेस पार्टी ने 10 में से 4 सीटें खो दी है, इसीलिए खो दी, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र परू जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अभी सुरक्षा की बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की। मत बोलिए, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स किसने बनाई? महिला पुलिस थाने किसने बनाए? जिला प्रमुख का पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 1300 करोड़ रुपए मंत्री किसने बन गया दिए? था, सरकार बनते हार गया था, उस आप बात लोगों का ने ध्यान तो रखिए। केवल और जी एक एक करके सुन लेते हैं। आज आप सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो एक बार इनकी बात सुन लेते हैं, फिर वापस आ जाऊंगा आपके पास। दीपक जी मैं सुनता हूँ ना। हम लोगों ने आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई हमने, कि जो इन्होंने माफिया पैदा किए थे ना, खनन माफिया, दवाई माफिया, शिक्षा माफिया, सुपर लीग माफिया, पता नहीं कितने माफिया कांग्रेस पार्टी ने बनाए, उनके ऊपर इस सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है। महिला पुलिस थाना इस सरकार ने बनाए, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 1300 करोड़ रुपए इस सरकार ने दिए। तो सरकार के काम अगर दीपक जी मैं गिनाने लगू ना, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी बुकलेट जनता के सामने लेके जा रहे हैं हम जनता को बता रहे हैं कि हमने ये काम किया, और जनता इसीलिए हमारे को समर्थन कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अब आता हूँ पंचायत चुनाव पे आता हूँ। दीपक जी एक बात बताइए, जिले किसने बनाए थे सबसे पहले और कब बनाए थे? जनता के वोट लूटने के लिए 17 जिले बनाए थे। आपको है, राजस्थान बनने से लेकर अभी तक केवल 5 या 6 जिले बने थे। माननीय गहलोत साहब ने विधायक गए कि साहब मेरे को भी जिला चाहिए कि ले जा, जैसे रेवड़ी बांटते, लेकिन बांटते कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन्होंने जब जिले बनाए थे परिसीमन के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई थी? इनको नहीं पता था जब नए जिले बनेंगे तो सारी चीजें चेंज होगी, पंचायत समिति चेंज होगी, वार्ड चेंज हो गए, पंचायत जिला परिषद नए बनेंगे तो जिला परिषद के वार्ड नए बनेंगे, परिसीमन होगा। क्या इनको पता नहीं था? इनको पता था कि हम आने वाले नहीं है, जनता हमें नकार चुकी है, इसलिए इनको पता था कि जिले बना के अपन तो करके चले जाओ। ना इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, ना बजट, ना पोस्टें, कुछ भी नहीं दिया, केवल एसपी कलेक्टर बिठाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम किया कि जिलों की पुनर्विचार किया। तो पहला काम दीपक जी बता रहा हूं आपको, जिलों का पुनर्विचार किया, कौन से जिले रहने चाहिए और कौन से जिले नहीं रहने चाहिए। कमेटी बनाई, कमेटी ने अपना काम किया, पूरे आंकलन किया, उसके बाद में तय किया ये जिले रहेंगे और ये जिले नहीं रहेंगे। उसके बाद में सेकंड काम शुरू किया परिसीमन। परिसीमन के लिए मंत्रिमंडल उप समिति बनी, उसने अपनी रिपोर्ट वर्तमान में दे दी है। आपको पता है दीपक जी 3441 नई ग्राम पंचायतें बन रही है। इनके टाइम के अंदर 5000 था, हमने उसको 2500 2000 से 2500 किया। हमने रेगिस्तानी जिलों के आपकी बातों को ठीक है चेतन जी, जो आप जो दावे कर रहे हैं, जो दलीलें गिरा रहे हैं, ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे एक चीज, कुछ चीजें आपसे भी पूछनी है। मैं ये पूछ रहा हूं कि 2020 का हम जिक्र कर लेते हैं, उससे पहले का जिक्र कर लेते हैं कि ठीक है कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब उन्होंने ऐसा किया था। तब आप लोगों ने भी आरोप लगाए थे कि परिसीमन किया, अपने हिसाब से वार्ड तय कर लिए जिससे इनको राजनीतिक लाभ मिल जाए, सियासी लाभ मिल जाए। तो क्या उसी राह पर आप लोग भी चल रहे हैं? यदि उन्होंने गलती करी तो फिर आप लोग क्यों गलती कर रहे थे वो? और दूसरी बात यह कि जिलों का जब आपने समीक्षा की तो एक तरफ दूदू को आप जिला नहीं रखते हैं, जयपुर से महज 50-60 किलोमीटर दूर पड़ता है कि बहुत छोटा है, दूसरी तरफ आप डीग को जिला रख लेते हैं, तो उस पर भी कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती है। दीपक जी 3743 नई ग्राम पंचायतें बन रही है, उसमें नए सरपंच बनेंगे, युवा लोग आगे आएंगे। 81 नई पंचायत समिति बन रही है, 8 नई जिला परिषद बन रही है। इनमें कौन आएगा? युवा आएगा, गांव का युवा नेतृत्व आगे बढ़ेगा, काम करेगा। सरकार ने यह कहा है जो विधिक प्रक्रिया है, हम उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं। हमने विधिक समीक्षा की, विधिक समीक्षा के बाद में ये लगा करने, क्योंकि परिसीमन हो चुका है, रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है, वहां से गजट नोटिफिकेशन होगा, गजट नोटिफिकेशन होने के बाद में आगे का प्रोसीजर होगा, तो थोड़ा समय लगता है। सरकार अपना रिलीफ के लिए डबल बेंच में गई है, सरकार ने ये कहा है, और सरकार ने ये तो तय कर दिया ना, माननीय यूडीसी मिनिस्टर ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तय कर दिया कि सरकार दिसंबर तक चुनाव कराने की मंशा रखती है, ये क्लियर कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिसने चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई, और आज नहीं सर, मेरा सवाल दूसरा था सर। मैं ये पूछ रहा था, जब ये लोग करते थे तब उस पर आप लोग सवाल खड़े करते थे, सियासी लाभ करने के लिए परिसीमन कर रहे हैं, नए तरीके से वोट्स का बंटवारा कर रहे हैं, इस तरीके के आरोप आप लोगों ने भी लगाए थे। दीपक जी वो गलती करेंगे तो अपन भी करेंगे, ऐसा होगा मामला? नहीं दीपक जी मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैं जहाँ रहता हूँ, एक गली आधी गली एक वार्ड में, आधी गली दूसरी वार्ड में कांग्रेस पार्टी करती है। हम लोगों ने ये किया है कि न्याय देने का काम किया है, सच्चाई रखी है, और जनता को तकलीफ नहीं हो,
जनता को सर राहत सर मिले, आरोप तो आप ईमानदारी लोगों के साथ, ऊपर भी लग रहे बिना हैं। किसी दूर- सुनिए सुनिए बिना किसी पूर्व चेतन जी, आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगाए डोटासरा ने कि राजेंद्र राठौड़ सरीखे नेता जो चुनाव नहीं जीत पाए, वो नेता परिसीमन करवा रहे हैं। वो परिसीमन कर रहे हैं, वो परिसीमन। जो दीपक जी, जो पार्टी चुनाव आयोग पे आरोप लगाती है, जो पार्टी न्यायालय पे आरोप लगाती है, जो पार्टी ईडी पे आरोप लगाती है, जो पार्टी इनकम टैक्स पे आरोप लगाती है, जो जो लोकतांत्रिक संस्था है सब पे आरोप लगाती है, उस पार्टी से ये उम्मीद करोगे बीजेपी की सवालों का सत्ता जवाब करेगी? नहीं ठीक है कभी ठीक नहीं है। करेगी। राधेश्याम और भारती जी, मैं तो राधेश्याम हमारे भारती जी, मिस्टर पड़ोसी को कहना चाहता हूँ, राधेश्याम भारती जी, ये कैसी विडंबना हो गई कि ठीक है कि पिछली सरकार ने जो किया उसी राह पर हम चल पड़ते हैं, और पिछली सरकारों से पूछा जाता है या जो अब विपक्ष में उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं आज हमारी बात मत करिए आप। देखिए, जैसे डोटासरा जी ने ये कहा कि परिसीमन जो है वो कोई मतलब जो है मान्यता प्राप्त किसी अथॉरिटी के द्वारा परिसीमन की जो ये कार्रवाई है वो होनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, वो तो चुनाव हार चुके, किसी पद पे नहीं है, सरकारी कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, और वो परिसीमन करते हैं। तो देखिए डोटासरा जी ये प्रश्न तो बिल्कुल सही उठा रहे हैं, क्योंकि पारदर्शिता कहाँ रहेगी फिर? जिस तरह पिछली सरकार के लिए कहा गया है कि मनचाहे उन्होंने जिले बना दिए, इसी तरह मनचाही पंचायत समितियां बन जाएंगी, मनचाही पंचायतें बनेंगी, जो है तो ये मतलब कमोबेश जो है, जो पिछली सरकार गलतियां करती रही, कांग्रेस सरकार, गहलोत की सरकार, क्या ये वापस मतलब उसको कह करके जायज ठहराया जा रहा है कि ये सरकार भी वैसे ही करे? इसे तो जायज नहीं माना जा सकता है। तो यानी एक मतलब जो है एक उसको पारदर्शी तरीके से इसका परिसीमन होना चाहिए, ठीक है सर। ताकि कहीं कोई संदेह नहीं रहे, किसी को असंतुष्टि नहीं हो, और सबको सुनने का मौका मिले कि वास्तव में सबका पक्ष जो है उस पर विचार किया गया है। ठीक है पौरू जी, आखिरी टिप्पणी देखिए, बहुत सेकंड्स में, 15 सेकंड में आखिरी टिप्पणी कर दीजिए, आपके समय कम है आज। देखिए, मैं तो इसी बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ कैसे बोलती है। अब इन्होंने जो कानून व्यवस्था की बात की, तो आज राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे ऐतिहासिक बिल राको का, वो हमारी सरकार के समय पास हुआ। इन्होंने खनन माफिया की भी बात करी। आपको ध्यान होगा दीपक जी, आप और मैं डिबेट में जुड़े थे एक बार, और हमने भाजपा के विधायक कैसे दादागिरी करके एक खनन माफिया की टोली जो वन विभाग ने जब कर ली थी, भाजपा के बांदीकुई के विधायक कैसे उसको छुड़वा के ले गए थे, और वनकर्मी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने गए, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सरकारी विभाग को विधायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें नहीं करे। और महिला थाने वाली बात इन्होंने झूठ फैलाई। महिला थाने वाली आपको चेतन जी आपकी आखिरी टिप्पणी। परिसीमन की बात भी मैं कह देता हूं। देखिए, 2000 जो भी नया परिसीमन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। मेरे पास पौरू जी वक्त की कमी है सर, मैंने आधार पे। जी चेतन जी, जिस सरकार की नियत साफ होती है और नीति साफ होती है, तब जनता विश्वास करती है। हम लोगों की नियत भी साफ है और नीति भी साफ है। हम लोग चुनाव करवाएंगे। ठीक है, चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से राजस्थान के अंदर पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। परिसीमन जरूरी है। राधेश्याम जी आपकी भी बहुत संक्षिप्त टिप्पणी सर, 15 सेकंड में। मैं तो दीपक जी ये कहता हूं कि निश्चित रूप से सरकार चुनाव कराएगी। आम जन के जुबान पे है ये बात, जनप्रतिनिधियों के जुबान पे है कि जल्दी जो है निकाय और इनके पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसमें पूरी पारदर्शिता रहे, परिसीमन जो है वो पारदर्शिता उसमें बरती जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चेतन राजपूत जी, राधेश्याम भारती जी और पौरुष परौत्तो जी, आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन ये तमाम बातें हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप खुद सोचिए कि किस सरकार का कितने साल का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।